Hello students, today we are going to start with chapter 1 of econometrics. The name of the chapter is the nature of regression analysis. So first of all हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से परस्यू करने वाले हैं. सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है डेफिनेशन. किस चीज़ की डेफिनेशन? ऑब्वियसली डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड विच इज़ डेफिनेशन ऑफ econometrics. So first thing we will do is the definition of econometrics. Then we are going to differentiate between economics and econometrics. Next thing we will study about regression. Everything about regression. What is the meaning of regression? कौन से वेरिएबल्स हम इसमें यूज़ करते हैं, सेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम किस में करने वाले हैं? रिग्रेशन में पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिस्टिकल एंड डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप. जब हम रिग्रेशन पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप क्या होता है और डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है. नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिग्रेशन एंड कॉजेशन. ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने हैं, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में जब हम यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, रिग्रेशन, कॉजेशन, स्टैटिस्टिकल, डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप, जब मैं इनकी मीनिंग बता दूंगी तो हमें लगेगा कि ये सेम चीज़ें, बट बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट बहुत ज़्यादा वी कैन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें ये डिफरेंस पता है तभी हम दोनों सब्जेक्ट्स को अलग कर पाएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनोमेट्रिक्स क्या है. नेक्स्ट थिंग जो हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, दैट इज़ टाइप्स ऑफ डेटा. क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग डेटा, तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा कितने टाइप का होता है, किस टाइप से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं. अगर आप कोई स्पेसिफिक डेटा को देख रहे हैं तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किस कैटेगरी के अंडर लाई करेगा. देन नेक्स्ट थिंग इज़ मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल. जिस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं, यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स में भी हम मेजर करेंगे, और वो मेजर करने के स्केल्स क्या होंगे? मेजरमेंट्स स्केल्स ऑफ वेरिएबल्स. ये हमारा नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है? पॉइंट होने वाला है जो कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एंड लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग जब भी हम करेंगे, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, उसमें एक मेथड, एक स्टेप्स फॉलो होते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी इकोनोमेट्रिक मॉडल को स्टडी करने वाले हैं. तो ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स. व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स? सबसे पहले इकोनॉमिक्स का एक रूल है, रूल भी नहीं, अगर आपको इकोनॉमिक्स इजी बनानी है, कोई भी चीज़ याद रखनी है, समझनी है, तो उसके वर्ड पे जाओ. इकोनोमेट्रिक्स, ये तो हमें पता है कि इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है और आया कहाँ से है? इकोनॉमिक्स से ही आया है. तो इकोनोमेट्रिक्स में हम क्या करते हैं? बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स जो है इट इज़ एन इंटरफेस. इंटरफेस किस चीज़ का? 3 चीज़ों का इंटरफेस है. इसमें 3 चीज़ें आती हैं. एक तो आता है इकोनॉमिक्स पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स. तो 3 चीज़ें हमारे पास. इकोनोमेट्रिक्स जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है. इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तीनों के ही कॉन्सेप्ट्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं
तो हम इकोनोमेट्रिक्स का नाम दे देते हैं उसे। इकोनॉमिक्स में जनरली हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स हमें क्या हेल्प करेगा इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ने में, इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करने में, थ्योरी प्रोवाइड करने में। मैथमेटिक्स हमें प्रोवाइड करेगा कि हम किस तरीके से वो जो थ्योरी है उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस बना सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट डेटा। सबसे पहला, सबसे बेसिक, किसी ने भी कभी भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो हमें पता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, डेटा, बहुत सारा डेटा। कोई भी वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या करना है हमें, जब भी हम स्टडी करते हैं किसी भी वेरिएबल्स को इन द फॉर्म ऑफ डेटा, वो स्टैटिस्टिक्स के अंडर ही आ जाता है। सो यहाँ पे हम तीनों चीज़ों का यूज़ करके इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग करने वाले हैं। So definition I think सबको clear है. The definition is econometrics is an interface between economics, mathematics and statistics. So basically it is mainly concerned with empirical estimation of economic theories. एक हम यहाँ पे line use कर रहे हैं, that line is empirical estimation of economic theories. बहुत बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा, एम्पेरिकल एस्टिमेशन। सो व्हाट डज इट मीन? एम्पेरिकल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली व्हेनेवर वी हैव अ थ्योरी और उसको हम प्रूव करने के लिए अगर डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज़ एम्पेरिकल एस्टिमेशन। डेटा से जब भी आप किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी को बना रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो कोई थ्योरी हमें गिवन थी उसको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल सही है हर कॉन्टेक्स्ट में, हर टाइम पीरियड में, तो और उसको हम प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं डेटा का, दैट इज़ एम्पेरिकल एस्टिमेशन। सो we are good with the definition. Next thing is the difference between economics and econometrics. Economics and econometrics. एक डिफरेंस तो हमें ये पता चल गया कि इकोनॉमिक्स हमें क्या बता रही है, थ्योरी बता रही है सिर्फ, और इकोनोमेट्रिक्स में हम 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, दैट 3 सब्जेक्ट्स आर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बट अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे कि किस तरीके से हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे बेसिक आई थिंक एक रूल है या लॉ है जो सबने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है सेटेरिस पेरिबस। इट मीन्स कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अगर हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखें, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो जाएगी, इट विल डिक्रीज। एंड वाइसा वर्सा, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है, इन दैट केस उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हाट डज लॉ ऑफ डिमांड सेज, दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये जो थ्योरी हमने पढ़ी, दिस थ्योरी, ये हमारी क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी है। अब इकोनॉमिक थ्योरी के बाद हमें इसको क्या करना है, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, हाउ वी आर गोइंग टू चेक इट। सो ये हम चेक करने वाले हैं डेटा के थ्रू, दैट डेटा कम्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड द रिलेशनशिप दैट वी आर स्टडिंग, इनवर्स रिलेशनशिप, ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड जो है, थ्योरी मैंने बता दी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अब इसी चीज़ को, दिस इज प्योर इकोनॉमिक्स। नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनोमेट्रिक्स, तो इकोनॉमिक्स से इकोनोमेट्रिक्स पे हम किस तरीके से पहुँचेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे पढ़ना। तो फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ इकोनॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड चीज़, जब आपके पास लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी है, आपको पता है व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट थिंग जो करनी है, अगर आपको ये चेक करना है तो आपको इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आपको इसको इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ना है तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. फर्स्ट थिंग इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड थिंग इज़ मैथमेटिक्स. सो स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होगा? आई हैव टू वेरिएबल्स विद मी based on the law of demand, price and quantity demanded, right? Now I have to collect the data for price and quantity demanded. तो इन दोनों का जो डेटा कलेक्शन है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा स्टैटिस्टिक्स से. पर डेटा कलेक्ट होने के बाद मैथमेटिकली आई हैव टू प्रेजेंट इट. सो मैथमेटिकली भी जब हम इक्वेशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड की अगर इक्वेशन लिखी जाएगी, बहुत सारी थ्योरीज में आपने माइक्रो में क्वेश्चंस में इक्वेशन पढ़ी होगी इसकी, तो हमेशा इसकी इक्वेशन इज़ लाइक दिस. क्यू एक्स इज़ इक्वल टू से ए प्लस ए माइनस बी पी एक्स. Let me do it again with the so we can write it like this. Qx is the quantity demanded of product X. A is some we can say constant minus price of X. What does this relationship shows? If we plot the graph of law of demand, so here is price and here is quantity of that product. So law of demand, according to law of demand curve looks like this. So it is a downward sloping straight line. Mathematically अगर हम किसी भी downward sloping straight line की equation निकालते हैं, it will look like this. This is the इंटरसेप्ट या फिर कांस्टेंट. माइनस क्यों आया है यहाँ पे? माइनस आने का रीज़न है कि क्वांटिटी और प्राइस के रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव है. स्लोप भी आ जाता है इसके साथ, बट दिस इज़ द बेसिक थिंग. इक्वेशन जो लिखनी है वो इसी तरीके से लिखेंगे. फॉर एग्जांपल मैं एक न्यूमेरिकल लिख दूँ, क्यू एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 4px. सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ डिमांड कर्व. सो ये जो इक्वेशन बेसिकली आई है, इक्वेशन फॉर्म हम कहाँ से पढ़ते हैं? इक्वेशन फॉर्म हम पढ़ते हैं मैथ से. स्टैटिस्टिक्स अब क्या प्रोवाइड करेगा? डेटा प्रोवाइड करेगा. ये इक्वेशन मुझे मैथ से मिल गई, और इक्वेशन जो बनाई है वो किस बेसिस पे बनाई है? वो इकोनॉमिक थ्योरी के बेसिस पे बनाई है. मैंने इस तरीके से इक्वेशन बनाई है अपनी, जिससे मुझे बहुत क्लियरली ये पता चल रहा है कि क्वांटिटी और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है. नाउ I need to check this relationship with the help of data. Suppose I have data for these two like 5, 4, 3, 2, 1. At 5 the consumer is having 20. Then when price decreases 25 units purchase कर रहा है, then price decrease और ज़्यादा 30 कर रहा है, then 35, then say 40. So these are the quantity. Now what we will say, जब हम इसको देखते हैं और इसको देखते हैं तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि थ्योरी के साथ हमारी इक्वेशन लाइंड अप है, और ये जो इक्वेशन है ये हम यहाँ बहुत क्लियरली देख भी पा रहे हैं. अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? आप यहाँ 20 पुट कर सकते हैं, आप यहाँ 5 पुट कर सकते हैं. तो ये हमेशा आपको इक्वल मिलेगी, हमेशा इक्वल मिलेगी. रीज़न क्या? डिमांड और प्राइस जो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखा रहा है वो नेगेटिव दिखा रहा है, और हमें इस तरीके से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? दैट देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी आर pursue basically the difference between economics and econometrics. So economics is just theory, econometrics is way above than theory. We study theory of particular thing, then we back it up with the data, and we back it up with a equation, mathematical equation. So we use basically all three subjects into one, and we say it econometrics. I am hoping this is clear. Our next focus is on regression.
फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताएगा, बट अगर फर्स्ट चैप्टर में टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर हो जाती है तो आगे वाले चैप्टर्स आपके लिए स्मूथ हो जाते हैं समझना। अगर आप बेसिक वर्ड्स ही नहीं समझ पाएंगे तो इकोनोमेट्रिक्स समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट, जनरली फर्स्ट चैप्टर को इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पे मैं देना चाहूँगी इम्पॉर्टेंस, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो इकोनोमेट्रिक्स टफ नहीं लगेगी आपको। सो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिग्रेशन। सबसे पहले तो जो रिग्रेशन की टर्म है वो दी किसने? सो द टर्म रिग्रेशन इज गिवन बाय फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन ने ये टर्म दी थी। और अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस गैल्टन, व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन एनालिसिस इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, that is the dependent variable, on one or more other variable, that is explanatory variable, with a view to estimating या फिर predicting mean या फिर average value of the dependent variable in term of explanatory variable. I know this is a whole lot of definition, but we need to simplify it. Suppose मतलब for example what is regression? अभी हमने जो example देखा था वो देखा था qx is equal to say a minus bpx, right? So regression में हम क्या पढ़ रहे हैं? regression, this qx, the quantity of good x is dependent on price of x. तो quantity of x जो है वो डिपेंड कर रही है प्राइस पे। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में ख़रीदने जा रहे हो तो वो डिपेंड कर रहा है उसके प्राइस के ऊपर। सो यहाँ पे प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो क्यू एक्स है दैट इज़ क्वांटिटी जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ कम अगेन टू द डेफिनेशन। रिग्रेशन एनालिसिस क्या बताता है? रिग्रेशन एनालिसिस is concerned with the study of the dependence of one variable जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल्स जिनको हम नाम देंगे एक्सप्लेनेटरी variables, with a view to estimate average value of the dependent variable. सो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं बेसिकली समझने वाली। वो तीन चीज़ें क्या हैं कि तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या बता रहा है? इज़ अ स्टडी। किस चीज़ के बारे में स्टडी बता रहा है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल
एक वेरिएबल किस तरीके से दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो जो वेरिएबल डिपेंडेंट है उसको बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो जिन चीज़ों पे डिपेंडेंट है उनको हम कह रहे हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और ये हम कर क्यों रहे हैं, ये करके हमें मिलेगा क्या, दोनों का डिपेंडेंस पढ़ के हम डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, एवरेज वैल्यू एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे इसको अगर हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो वो क्या है, अपने एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत इजीली ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि जब प्राइस चेंज होता है तो वो उसकी वजह से क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। तो बेसिकली क्वांटिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन प्राइस। और यहाँ पे हम डिफरेंट प्राइसेस को जब देखेंगे और डिफरेंट क्वांटिटीज़ को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑन एवरेज बताना चाहेंगे कि ऑन एवरेज प्राइस चेंज होने से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्वांटिटी के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी कंट्रीब्यूशन हो, बट क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। तो ये पूरा स्टडी जो हम कर रहे हैं किसके अंडर कर रहे हैं, रिग्रेशन के अंडर कर रहे हैं। सो रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, स्टडी ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल। ये अभी और डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। जैसे कि मान के चलते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आवर कंसर्न इज विद प्रेडिक्टिंग एवरेज हाइट ऑफ सन्स नोइंग द हाइट ऑफ देयर फादर्स। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि हमने एक जनरेशन देखी जिसमें फादर्स की हाइट के बेस पे हम ये जज करना चाह रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं उनके बेटों की हाइट कितनी होगी। जनरली एक हमारे यहाँ पे हमने एक नोशन देखा है, दैट इज़ कि अगर आपके पेरेंट्स लंबे हैं, स्पेसिफिकली आपके फादर लंबे हैं, तो वो बच्चों की हाइट भी क्या होती है, लंबी होती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हम ऑन एवरेज अगर बात करें तो ये एक नोशन है, ये एक थ्योरी है। सो इसी थ्योरी पे बेस्ड हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम इकोनोमेट्रिक्स में इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से इसको देखेंगे। जैसे कि यू हैव प्रॉब्लम, बेसिकली क्या है, हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्टिंग द हाइट ऑफ सन्स, प्रेडिक्टिंग द हाइट्स ऑफ सन्स knowing the height of their fathers, knowing the height of their fathers। तो ये हमारी बेसिकली प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स ड्रॉ फ्यू पॉइंट्स ऑन दिस। हमें एक्स एक्सिस पे गिवन है फादर्स हाइट, सपोज इंचेस में गिवन है, यहाँ पे 60 है हमारे पास, यहाँ पे 65 है, 70 है, 75 है, और वाई एक्सिस पे हमें दिया हुआ है सन्स हाइट। अब सपोज करो कि देयर आर पीपल या फिर फादर जिनकी हाइट है 60, तो जिनकी हाइट 60 है उनके बच्चों का हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। तो हमें पता चल रहा है कि बच्चों की हाइट भी हम उसी हिसाब से देखना चाह रहे हैं। तो 60, 65, 70, 75। सो हमें पता चला कुछ इस टाइप से, हमने बहुत सारे डेटा कलेक्शन कर लिए। दीज आर द पॉइंट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर फादर की हाइट 60 इंचेस है तो बच्चे की हाइट भी 60 ही होगी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये हमारे पास सैम्पल्स आ गए कि ये सैम्पल्स हैं। उसी तरीके से हमने क्या किया, उसी तरीके से हमने 65 वालों का भी निकाला, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं बेसिकली, और उसी तरीके से हमने 70 वालों का भी निकाल लिया और 75 वालों का भी निकाल लिया। ये हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे व्हाट यू नीड टू डू इज़, अब आपके पास इतने सारे लोगों के आ गया, एवरेज अगर हम देखें, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का मतलब क्या, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 20 बच्चों की आपने हाइट ले ली,
20 बच्चों की जो हाइट ली है वो उनका एवरेज निकालोगे ना, हाइट प्लस डिवाइडेड बाय 20 एवरेज निकालोगे। तो एवरेज तो एक ही नंबर होता है ना, हमेशा एवरेज एक नंबर होता है। आपके पास ग्रुप बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आपको उस ग्रुप का एवरेज निकालना है तो वो हमेशा एक नंबर होगा। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपका डेटा है। और यहाँ से अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो वो तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा ना, ऑन एवरेज हमें बात करनी है। वी आर सेइंग कि जिन फादर्स की हाइट 60 इंचज़ है, सो ऑन एवरेज उनके बच्चों की हाइट कितनी होगी। सो ऑन एवरेज के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे सपोज़ करो एक ये नंबर आ गया, दिस नंबर, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर आ गया, यहाँ पे ये नंबर आ गया और यहाँ पे ये नंबर आ गया। जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट लाइक दिस, वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस। अब ये पूरा कर्व हमें क्या बता रहा है, ये पूरा कर्व हमें बता रहा है कि देखो जिस तरीके से फादर्स की हाइट इंक्रीज कर रही है ओवर टाइम, उनके बच्चों की भी हाइट इंक्रीज कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एज, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द हाइट, कि हाइट जैसे जैसे मतलब हाइट जितनी ज़्यादा उनके बच्चों की हाइट भी उतनी ही ज़्यादा, फादर्स की हाइट जितनी ज़्यादा है उनके बच्चों की हाइट भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ नहीं कर रही है। सो ये हमें एक कर्व मिला, ये जो लाइन मिली है, दिस लाइन, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन एनालिसिस। अभी हम पढ़ रहे थे रिग्रेशन एनालिसिस। क्या बताता है रिग्रेशन एनालिसिस? रिग्रेशन एनालिसिस ये बता रहा है कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट कौन है? सन की हाइट। सन की हाइट बेसिकली डिपेंड करती है फादर की हाइट पे, क्योंकि हमें पता है बायोलॉजिकली भी आपके क्या ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी आपके जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, हाइट वाले, कलर वाले, हेयर वाले, सारी चीज़ें आपके ट्रांसफ़र होती हैं। तो सन की हाइट जो है वो डिपेंड करती है फादर की हाइट पे। तो सन की हाइट हमारी क्या हो जाएगी? डिपेंडेंट हो जाएगी। यहाँ पे सन की हाइट डिपेंडेंट है और फादर की हाइट क्या है? एक्सप्लेनेटरी है। इट मीन्स यहाँ पे फादर की हाइट एक्सप्लेनेटरी है। आगे भी जब भी कभी आप ये इस टाइप का प्रोसेस करोगे तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा या फिर इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक्स एक्सिस पे आएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्लियरली क्या पता चल रहा है कि सन की हाइट फादर की हाइट पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है, और हमें दिख रहा है जितनी ज़्यादा फादर की हाइट उतनी ज़्यादा सन की हाइट भी होगी थ्रू दिस रिग्रेशन एनालिसिस। सो इसी को हम, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। अब ये लाइन बता क्या रही है हमें? ये जो रिग्रेशन लाइन है ये हमें क्या बता रही है? रिग्रेशन लाइन बता रही है हाउ द एवरेज हाइट। ये जो लाइन है ये हमें एवरेज बता रही है, सबसे पहली चीज़ याद रखने वाली, क्योंकि हमने सिर्फ वो एवरेज वाले नंबर लिए हैं। यहाँ पे ये एवरेज वाले नंबर ही लिए हैं हमने। सो व्हाट does this regression line showing to us? How the average height of sons increase with the father's height. फादर की हाइट के साथ वो कैसे इंक्रीज़ कर रही है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन बता रही है। अच्छा, अभी हम अगेन मैंने तीन चीज़ें बोला था रिग्रेशन एनालिसिस में याद रखने के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और तीसरी चीज़ जो याद रखनी है एवरेज निकलती है। सो ये एवरेज हाइट बता रहा है किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज सन्स, इंक्रीज विद किसके साथ? फादर्स हाइट के साथ, एक्सप्लेनेटरी। तो रिग्रेशन एनालिसिस में तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एवरेज, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। आई एम होपिंग कि सबको समझ आ गया होगा। हाँ, ऑब्वियस बात है, ये एक ऑन एवरेज हम इस बात को क्या कर रहे हैं?
प्रूफ कर रहे हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एज के जो भी बच्चे हैं उनके आइडेंटिकल हाइट हो, किसी की हाइट ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की हाइट कम भी हो सकती है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की, एवरेज की। अगेन ये एवरेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, स्टैटिस्टिक्स से आया है। ग्राफ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, मैथमेटिक्स से आया है। मैथ्स में बनाते थे ना एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ, वो मैथ्स से लिया है। एवरेज का कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स से लिया है। डेटा हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटा पुट किया है। डेटा पुट किसके थ्रू किया है, डेटा पुट किया है हमने थ्रू स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने वाली है कि इकोनॉमिक थ्योरी, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई इकोनॉमिक्स की थ्योरी नहीं हमने डिस्कस किया, हमने सिर्फ एक थ्योरी डिस्कस की है। सो वो थ्योरी कुछ भी हो सकती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो जाएगी तो वो इकोनॉमेट्रिक्स के अंडर आ जाती है, इकोनॉमिक थ्योरी हो जाती है, जनरल थ्योरी है हमारी जनरल लाइफ की, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। देन व्हाट डू वी हैव, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज आ सकती हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं, और हम इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, सबने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 में बहुत फेमस है केन्स की थ्योरी, बहुत ही फेमस है केन्स की थ्योरी, केन्स की कंजम्पशन थ्योरी। सो केन्स की कंजम्पशन थ्योरी क्या कहती है, डिपेंडेंस ऑफ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिपेंडेंस ऑफ पर्सनल consumption expenditure on disposable real personal income। हमने एक चीज़ देखी थी कि किसी भी हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसकी इनकम पे, डिस्पोजेबल इनकम पे। डिस्पोजेबल इनकम आपकी वो इनकम होती है जो कि टैक्स को हटाने के बाद आती है, उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केन्स जो हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किस पे डिपेंड करती है, वो पर्सनल इनकम पे डिपेंड करती है। इनकम जितनी ज़्यादा होगी कंजम्पशन उतनी ही ज़्यादा होगी। हाँ, बट इसके कुछ रूल हैं जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में डिस्कस किया, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द थ्योरी क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट यहाँ पे हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, अगेन इस थ्योरी में अगर मुझे रिग्रेशन एनालिसिस निकालना है, मुझे इस थ्योरी को प्रूव करना है। इकोनोमेट्रिक्स में आपका काम ही यही है कि आपको प्रूव करना है। सो यहाँ पे इकोनोमेट्रिक्स में जब आप प्रूफ करोगे, सो इकोनोमेट्रिक्स में प्रूफ करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। अगेन मैंने बताया 3 चीज़ें जो कि हमें याद रखनी है, एवरेज, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, थोड़ा सा सोचो। 2 ही वेरिएबल है हमारे पास, एक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है ना इनकम पे, इनकम कंजम्पशन पे डिपेंड कभी करती है किसी की, मुझे नहीं लगता। रियल लाइफ में कोई इंसान कमाना तब शुरू करता है, पहले उसको ऐसा लगता है कि चलो मैं फ़ोन ख़रीदना चाहिए, मुझे फ़ोन ख़रीदने के लिए मुझे कमा लेता हूँ चलो जाके। इस तरीके से तो नहीं चलती हैं चीज़ें आपकी, या तो साइमल्टेनियसली चलती हैं चीज़ें या फिर डिपेंडेंट होती हैं। तो जनरल लाइफ में हमें पता है डिपेंडेंट होता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारी इनकम पे। हम फ़ोन लेना है, अब ये एक तरीका था, फ़ोन लेना है, बट आपको पता है कि आपकी इनकम जो है वो 40,000 ही है, तो आप क्या करोगे, 10,000 रुपये का फ़ोन लोगे। आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप महंगा फ़ोन लोगे। उसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप कंजम्पशन के ऊपर, फूड एक्सपेंडिचर के ऊपर ज़्यादा खर्च करोगे, घूमने फिरने में ज़्यादा खर्च करोगे, लग्जरियस आइटम में ज़्यादा खर्च करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें, आपका जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है इनकम पे। तो यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेटरी है इनकम। और एवरेज निकालनी है, किसकी एवरेज निकालनी है, हमें ये देखना है ऑन एवरेज जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ऑन एवरेज किस लेवल पे बढ़ रहा है। सो दिस इज अगेन रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और लॉ ऑफ डिमांड से ही ले सकते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो है आपका इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल। इलास्टिसिटी बहुत टाइप की होती है, बट जनरली हम जो पढ़ते हैं वो प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी आपको क्या बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी आपको बताता है, जनरली वी डिफाइन इट विद द हेल्प ऑफ ईडी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी। लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ इतना बताता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, लेकिन कितना प्राइस चेंज, कितनी क्वांटिटी चेंज, ये नहीं बताता। ये बताने का काम कौन करता है, इलास्टिसिटी। मैग्नीट्यूड बताने का काम करती है इलास्टिसिटी। कि सपोज करो 10% प्राइस बढ़ा तो इसका इम्पैक्ट क्वांटिटी पे 20% आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस 10% से बढ़ेगा, अगर ये 10% से बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 20% से कम हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें एक्चुअल पता चला इलास्टिसिटी कितनी है, 2। सो मैग्नीट्यूड के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं। अगेन अब इस वाले एग्जाम्पल का अगर मुझे रिग्रेशन एनालिसिस चेक करना है कि रिग्रेशन एनालिसिस करने के लिए मैं इसको मॉडल कैसे करूँगी, सो मॉडल करने के लिए मेरे पास अगेन 3 चीज़ें चाहिए मुझे। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या होगा, और हमें एवरेज निकालनी है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता है अगेन क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। डिपेंडेंट एक्सप्लेनेटरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट वी हैव किसकी एवरेज निकलेगी, ऑन एवरेज कितना प्राइस चेंज होने से कितना क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, एवरेज निकालेंगे। सो दिस इज़ द रिग्रेशन एनालिसिस। और एग्जांपल देखते हैं एक रियल लाइफ का। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ, सपोज करो कोई एग्रोनॉमिस्ट है। एग्रोनॉमिस्ट इज समवन हु इज एन इकोनॉमिस्ट बट हिज इंटरेस्ट लाइज इन एग्रीकल्चर, तो उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमिस्ट। सो एग्रोनॉमिस्ट किस चीज़ में बेसिकली इंटरेस्टेड होगा, वो इंटरेस्टेड होगा क्रॉप ईल्ड में। और क्रॉप ईल्ड जो है वो हमारी डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे, टेम्परेचर, रेनफॉल, amount of sunshine, fertilizer, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी क्रॉप यील्ड। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें रिग्रेशन एनालिसिस की, तो ये जो क्रॉप यील्ड है, सपोज करो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वीट की, कितना वीट प्रोडक्शन हो रहा है, ये वेरिएबल क्या है, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि क्रॉप
आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब तक हमने जितने एग्जांपल्स देखे वहाँ पे हमने सिर्फ एक वेरिएबल देखा, एक डिपेंडेंट एक एक्सप्लेनेटरी, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आपका जो भी वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे क्रॉप आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, रेनफॉल पे भी करती है, अमाउंट ऑफ सनशाइन पे, फर्टिलाइज़र पे, चारों चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये सारे के सारे ही हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और यहाँ पे हमें एवरेज क्या निकालना है, किसकी एवरेज निकालनी है। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताते हम कि ये टेम्परेचर में इतना चेंज आएगा, अगर रेनफॉल इतनी पड़ेगी, सनशाइन का डेज डिफाइन कर दें, फर्टिलाइज़र डिफाइन करने के बाद हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हमारी क्रॉप यील्ड कितनी होगी, हम सिर्फ एवरेज बता पाएंगे। सो दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। इकोनोमेट्रिक्स में, पूरा इकोनोमेट्रिक्स में आप कोई ना कोई इकोनॉमिक थ्योरी ही डिस्कस करेंगे, बट उसको क्या कर रहे हैं, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, उसको डेटा की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और तीनों चीज़ों को क्लब करके हम कैसे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, दैट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ द सब्जेक्ट। बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स आपको यही सिखाना चाहता है कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो उसको आप रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल करते हो, रियल लाइफ में आपके रिजल्ट्स किस तरीके से दिखेंगे, उसके लिए आपको तैयार कर रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी लोग रिसर्च एनालिस्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं, दिस सब्जेक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप इस पर मास्टरी कर लो और आप बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। सो नेक्स्ट, यस, our next topic is statistical and deterministic relationship. Statistical and deterministic relationship. सो यहाँ पे हम दो टाइप के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एक स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप और एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप। ये क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं। अभी तक जितनी भी हमने थ्योरीज पढ़ी है वहाँ पे हमारे पास ना एक डिफाइंड रिलेशनशिप था, जैसे कि क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, और हम क्रॉप यील्ड और टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। बट इन सबको अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरीके से लिखेंगे। सो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, इन मैथमेटिक्स या फिर इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम बेसिकली दो चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, एक तो आपकी इकोनॉमिक थ्योरी और उसके साथ मैथ्स। सो इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो रिलेशनशिप होता है, द रिलेशनशिप किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, द रिलेशनशिप इज़ डिटर्मिनिस्टिक। कैसा होता है, डिटर्मिनिस्टिक होता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है समथिंग विच यू कैन डिटरमाइन, जो कि आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अब मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म यूज़ करने वाली हूँ, दिस इज़ वाई आई प्लस ए प्लस बी एक्स आई। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसी की। यहाँ पे हमारे पास y क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है,
एक्स एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, हमेशा याद रखना, राइट हैंड साइड पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा इक्वेशन में। सो एक्स हमारा क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, और ए और बी जो है वो हमारे पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एक्चुअल में बताएगा, जैसे कि एक्स और वाई में चेंज तो आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है हमें, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये कितना पॉजिटिव है ये इस पैरामीटर पे भी तो डिपेंड करेगा, ये इस पे भी तो डिपेंड करेगा। तो ये दोनों चीज़ें पैरामीटर्स हैं जो कि क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में एक्चुअल में कौन सी चीज़ कितना इफ़ेक्ट कर रही है वो सारी चीज़ें हमें बताने वाली हैं। सो ये जो रिलेशनशिप है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। वी कैन ईजिली डिटरमाइन इट। कैसे, आपको x की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, यू कैन ईजिली डिटरमाइन वाई आई। बट अगर जब हम इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं, तो द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इन इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स में जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा होता है ऑन द अदर हैंड इट इज स्टोकास्टिक। आई एम यूजिंग दिस वर्ड स्टोकास्टिक क्योंकि यू हैव टू फेमिलियर विद दिस वर्ड। स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप या फिर स्टोकास्टिक रिलेशनशिप सेम है। स्टोकास्टिक का मतलब होता है something which is random, something which cannot be determined fully। तो जब हम किसी चीज़ को कंप्लीट तरीके से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोकास्टिक है या फिर रैंडम है, स्टैटिस्टिकल है। सो स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या है यहाँ पे समझा देती हूँ। स्टैट्स का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो किस बेसिस पे पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ही होना तब स्टार्ट हुआ था जब आपको ये पता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सारा डेटा कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मेजरली क्या किया जाता है, कुछ कुछ एरियाज से, कुछ कुछ जगह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। तो सैम्पल के बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में आइडिया दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज़ करो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बीबीई का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने क्या किया, हमें ये देखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीबीई का कोर्स है वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, या फिर वो कोर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब ये जानने के लिए हमें पता है कि बीबीई किन किन कॉलेजेस में है, बट हमने सारे कॉलेजेस का डेटा ना कलेक्ट करके स्पेसिफिकली 2 या 3 कॉलेज का डेटा कलेक्ट कर लिया, और 2 और 3 कॉलेज का डेटा कलेक्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें हमें ये देखने को मिला कि that this course is actually doing well than the other courses। अब यहाँ पे जो मेरी स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ऑन एवरेज the performance of the students of BBA is better than the performance of the other courses। ऑन एवरेज मैंने वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब क्या है, मैंने सारा डेटा ना कलेक्ट करके मैंने बहुत कम डेटा कलेक्ट किया और उसके बेसिस पे मैंने पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया। आई एम यूजिंग दिस वर्ड पॉपुलेशन एंड सैम्पल। आई एम अज्यूमिंग कि आप सब ने ये चीज़ें स्टैटिस्टिक्स 1 और स्टैटिस्टिक्स 2 में पढ़ी हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल क्या होता है। जैसे ये मेरी पॉपुलेशन है पूरी, किसी भी चीज़ के बारे में अगर मुझे स्टडी करना है, ये पॉपुलेशन है, उसमें से मैंने सिर्फ इतना पार्ट स्टडी किया और इस पूरे के बारे में जजमेंट दे दिया। जैसे कई बार क्या होता है, आप किसी जगह गए, किसी एरिया में गए, स्पेसिफिकली नया एरिया था, वहाँ आप घूमने चले गए, नया एरिया था, आपके साथ वहाँ चोरी हो गई, वहाँ आपने बताया तो वहाँ के जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं है ऐसा केस। बट आप क्या करोगे, आप उस एक इंसिडेंट के बेस पे आप जजमेंट दे दोगे पूरी उस जगह के बारे में कि भाई ये जगह तो ऐसी है, यहाँ पे चोरी होने का खतरा रहता है। तो ये आपने क्या किया, आपने एक सैम्पल के बेसिस पे, आपने अपने साथ हुए इंसिडेंट के बेसिस पे आपने एक होल जजमेंट दे दिया सबका कि भाई यहाँ तो ऐसे ही होता है।
सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्टैटिस्टिक। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा ही ऐसा होता हो, आपके साथ अगर हो गया तो सबके साथ ऐसा होगा, नॉट पॉसिबल। या फिर हो सकता है आपके साथ हुआ, 4-5 लोगों के साथ और हुआ हो, 10 लोगों के साथ ना हुआ हो। सो यहाँ पे हमेशा एक एरर का चांस रहता है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं एरर का चांस रहता है। सो यहाँ पे जो एरर है, दैट एरर इज़ स्टोकास्टिक इन नेचर। स्टोकास्टिक एरर वेरिएबल यूज़ करते हैं हम। सो ये डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप देख लिया आपने। स्टोकास्टिक के लिए हम इक्वेशन जो लिखते हैं दैट इज़ वाई आई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आई। अभी तक सेम है चीज़ें। वाई आई अगेन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, ए और बी आपके पैरामीटर्स हैं। लेकिन इसके साथ एक और टर्म ऐड हो जाती है दैट इज़ यू आई, एंड दैट यू आई इज़, this is known as stochastic error variable। इसका मतलब ये है कि आप x के बेसिस पे और a और b के बेसिस पे y के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं होगी। उसमें चांसेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होने के। कुछ पॉजिटिव, कुछ ऐड भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है। तो आप इसलिए हमेशा एक एरर टर्म भी ऐड करते हो कि भाई ऑन एवरेज, आप क्या कहते हो इकोनोमेट्रिक्स में, आप क्या बोलते हो, ऑन एवरेज ऐसा होगा। ऑन एवरेज मैं जैसे कहूँ, ऑन एवरेज बीबीए में जो प्रीवियस सेमेस्टर का जो बैच था उसमें सबके 70% आए ऑन एवरेज, ठीक है। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, बीबी के स्टूडेंट के ऑन एवरेज 70% आए। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है सब 70% ही आए हों सबके। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो, या फिर रीज़न भी हो उसके कुछ। तो जो भी, अब ये कम ज़्यादा कुछ भी है, ये सब यहाँ जाएगा, एरर टर्म में ऐड हो जाएगा आपकी। सो दिस इज़ स्टोकास्टिक। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक के लिए स्टोकास्टिक रिलेशनशिप की बात की थी, डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकास्टिक, दो टाइप के रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिग्रेशन वर्सेस कॉजेशन। रिग्रेशन वर्सेस कॉजेशन। अगेन रिग्रेशन तो हम पढ़ चुके हैं। रिग्रेशन का मतलब क्या है, डिपेंडेंट है आपका एक वेरिएबल, एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के ऊपर, और आप वहाँ पे एक एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ रिग्रेशन। कॉजेशन क्या होता है, कॉजेशन का मतलब हो गया आपका कॉज। जैसे कि आप बोलें, आप ये कह दें कि बारिश जो है इस साल ज़्यादा आएगी, और उसका रीज़न ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है इसीलिए, ठीक है। ये एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। जनरली हम ये कहते हैं कि बारिश जो है, बारिश ज़्यादा आएगी इस बार, बारिश क्योंकि गर्मी ज़्यादा हुई है। गर्मी ज़्यादा हुई है इसका मतलब वही, अगेन ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से, और क्योंकि टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से वही अगेन बादल बनेंगे, बारिश होगी जगह जगह। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट जो कि हम पढ़ते आए हैं एनवायरनमेंट में। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि बारिश ज़्यादा होगी क्यों, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हुई है। इज़ दिस रिग्रेशन और इज़ दिस कॉजेशन? ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो एनकाउंटर करना है सबको। ये रिग्रेशन है या फिर कॉजेशन है? ये रिग्रेशन है, क्योंकि बारिश जो है वो सिर्फ क्या गर्मी पे डिपेंड करे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है बारिश का कम या ज़्यादा होना सिर्फ गर्मी पे ही डिपेंड कर रहा है। हाँ, इनके बीच कोरिलेशन हो सकता है, इनके बीच रिग्रेशन हो सकता है। कॉजेशन का मतलब स्पेसिफिकली ये है कि अगर कोई चीज़ हुई है वो इसी की वजह से हुई है, वजह है, कॉज क्या है उसका। तो जहाँ पे आपको कॉज नज़र आ जाए दैट इज़ कॉजेशन। रिग्रेशन अलग है, तो कभी भी आप रिग्रेशन और कॉजेशन को सेम नहीं मानेंगे, ये एक चीज़ है। सो कॉजेशन जो है वो आपका एग्जिस्टिंग थ्योरी से ही डिटरमाइन होता है, लेकिन हमेशा आपको ना अपना लॉजिक क्लियर रखना है
कॉजेशन का और रिग्रेशन का। ऑल्दो जो हम स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप पढ़ते हैं वो ऐसा लगता है कई बार कि कॉजेशन है, बट इट इज़ नॉट कॉजेशन। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग जो कि जिसकी आपको डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है, बट आपको बस ये देखना है देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉजेशन एंड रिग्रेशन। कोई भी इक्वेशन जब आप पढ़ रहे हैं दैट इज़ नॉट कॉजेशन। जैसे कि मान के चलो आपके मार्क्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। क्या क्या चीज़ें? आपकी सेल्फ स्टडी कितनी है, आपका कॉलेज कौन सा है, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका, आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि किसी बच्चे के मार्क्स कम आए हैं वो इस वजह से आए क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं की उसने, यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके रिग्रेशन बता रहे हैं। रिग्रेशन का मतलब है कि इन दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप है, इनके बीच कोई रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि इसका इफ़ेक्ट मार्क्स के ऊपर पड़ता है, कॉलेज का इफ़ेक्ट मार्क्स के ऊपर पड़ता है, पॉकेट मनी, फैमिली बैकग्राउंड का इफ़ेक्ट मार्क्स के ऊपर पड़ता है, बट इट इज़ नॉट अ कॉजेशन, ये कॉज नहीं है। सो रिग्रेशन जब भी हम पढ़ रहे हैं, रिग्रेशन अलग चीज़ है, कॉजेशन अलग चीज़ है। कॉजेशन के आपके बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स इकोनॉमिक थ्योरी में तो नहीं है, बट वैसे हम ले सकते हैं जिसका आपको एग्जैक्ट पता है कि दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। जैसे कि आप एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लो कि आपका अभी इन रिसेंट टाइम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कट होने का द ओनली रीज़न इज़ कि लोड बहुत ज़्यादा है गर्मी की वजह से। सो दिस इज़ कॉजेशन। यहाँ पे आप रिग्रेशन नहीं लगाओगे क्योंकि हमें दिख रहा है एक ही कॉज है। तो आई होप ये टॉपिक सबको समझ आया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके, बस थोड़ा सा हमें याद रखना रिग्रेशन आपको कोरिलेशन के बारे में बताता है।